अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज़, बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ जो कि एनवायरमेंटल और एथिकल होते हैं। बिज़नेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? बिज़नेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है नंबर एक गवर्नमेंट की वजह से। ये बड़ा गौर से सुनिएगा बात मेरी। यानी बिज़नेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या हुआ पहले तो बताएं। एनवायरनमेंट को ख़राब ना करता हो, दुनिया को नुकसान ना पहुंचाता हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाता हो, चीज़ें ख़राब ना करता हो। ओके, क्यों क्यों होना पड़ेगा उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल? दो बुनियादी वजूहत हैं। है कोई है दुनिया में बताने वाला? एक वजह तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बनी है लोगों के फ़ायदे के लिए, तो गवर्नमेंट देखेगी कि कोई सोशली रिस्पॉन्सिबली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, कचरा तो नहीं फैला रहा, धुआं तो नहीं फेंक रहा, कहीं वो ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं मिला दिया जो नुकसानदेह हो। दूसरा, खुद कस्टमर लॉयल्टी भी तो एक चीज़ है। आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोगों को लगेगा यार ये अच्छी कंपनी है, इसका सामान खरीदना चाहिए। अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये सही लोग नहीं है, इनका इनका सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉस्ट होती है। तो ये एक हमेशा से जंग चलती है कि हम पैसा बचा के प्रॉफिट बना लें, कम सोशल रिस्पॉन्सिबल हों, या ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबल होकर प्राइस बढ़ा लें। तो ये माशरे ने दिखाया है कि जो ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबल होता है, कस्टमर उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हर मार्केट का कस्टमर नहीं है ऐसा। तो जो एजुकेटेड कस्टमर है, जो समझदार कस्टमर है, वो इस बात के लिए तैयार होता है कि ठीक है। तो फिर उसका क्या नतीजा निकालें? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये आपको इतने 10% से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करनी, लेट सपोज ऐसे ही एक नंबर दे दिया। उस 10% पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपकी प्राइस में 20% इजाफा हो जाएगा, जिससे आपके कस्टमर भागेंगे। अब क्या करें? एक तो आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे लोगों में कि भाई हम कितने सोशली रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इसलिए हमारा लेना चाहिए, हमारा मार्केट से थोड़ा सा महंगा भी हो तो सस्ते पे ना जाइए, कीमत पर ना जाना, बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल चीज़ इस्तेमाल करना। इस तरह के ऐड चलाएंगे आप। उसके बावजूद भी बहुत से लोग भाग सकते हैं, और ख़ासतौर पर अगर आपकी मार्केट ऐसी है कि अनएजुकेटेड बायर है, तो इस ऐड से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर क्या करेंगे? बताइए। बुक से नहीं पढ़ा रहा मैं। फिर क्या करेंगे? फिर आप गवर्नमेंट से कहेंगे भाई आपने ये जो पॉलिसी लगाई थी इससे मेरा इतना नुकसान हो गया, अब ये नुकसान आप पूरा करें। तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी ऐसी जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट देख रही है कि बहुत ज़रूरी काम है। सुना सबा बेटा? क्या क्या सुना? किस बात की? अच्छा, क्या बिजनेस एक्टिविटी इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती है? अब हम बुक पे वापस आए। फरमा रहे हैं एयरक्राफ्ट के इंजन धुआं निकालते हैं, उससे एटमॉस्फेयर मुतासर होती है। फैक्ट्रीज पोल्यूट करती हैं। वाटर का वेस्ट डिस्पोजल वाटर में जो जाता है वो पोल्यूशन को क्रिएट करता है। आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसमें आपके फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं। तो फ़र्क तो पड़ता है, बिजनेस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से फ़र्क तो पड़ता है। अब इन्होंने एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट ए और बी रखा हुआ है, और इस आर्ग्यूमेंट ए और बी को पहले हम डिस्कस करते हैं। गर्ल्स को बी दे देते हैं, बॉयज़ को ए दे देते हैं। लेट्स सी कि ये आर्ग्यूमेंट कैसे चलेगा। जी बॉयज़, आर्ग्यूमेंट ए का पहला पॉइंट क्या है? Protecting the environment can be expensive. Reducing waste, recycling waste, and reducing polluting smoke at all cost businesses money, and this reduces profits.
तो इसलिए नहीं करना चाहिए, Hmm. एनवायरनमेंट का ख्याल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में आप लोग क्या कहते हैं, दे दो भाई इनको। जी अरुष बाजी। Global warming and global pollution affects us all, and businesses have a social responsibility to reduce these problems. ओके जवार भाई, आप क्या कहते हैं? Firms might have to increase prices to pay for environmentally friendly policies. ये कह रहे हैं कि प्राइसेस, जी सभाबाजी, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एक्सपेंसिव है। इन्होंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है Using और natural resources which are non-renewable, such as rainforest timber, leaves less for future generations and raises prices. डैमेजेस फ्यूचर। ओके जी अब्दुल्ला भाई। This could make firms uncompetitive and they could lose sales to businesses, perhaps located in other countries that are not environmentally friendly. ठीक है, जैसे अमेरिका ने चाइना में पहुंचा दी अपनी प्रोडक्शन, तो कह रहे हैं ठीक है हम इस मुल्क से प्रोडक्शन ही ले जाएंगे, तुम लोग अनएम्प्लॉयड भी हो जाओ और इंजॉय करो अनपोल्यूटेड हवा में सांस लो। जी Most scientists and environmentalists believe that business activity can damage the environment permanently. ठीक है, परमानेंट डैमेज, ठीक है Consumers will buy less if they have to pay higher prices. ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगी तो कंजम्पशन नीचे आएगी। Consumers are becoming more socially aware. They are increasingly demanding products from environmentally friendly businesses, and this can become a marketing advantage. ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं आप फिक्र नहीं करें, कंज्यूमर्स आर अवेयर ना नाउ। If pollution is a problem, then governments should pay to clean it up. सही बात है, अगर ज़्यादा मसला है तो गवर्नमेंट पे करे। जी If a आप, business damages the environment, then pressure groups could take action to harm the business's reputation and sales. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये सोशली बनाए जाते हैं, आवाम से मिलके बनते हैं। आवाम में से कुछ मिलके एनजीओज होती हैं जो कि कॉल देती हैं ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करो, KFC बंद कर दो, PSL का बाइकआउट कर दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरह के काम करती हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो उसकी चीज़ों का बाइकआउट करवा सकते हैं। जी Some business owners claim there is not enough proof that business activity is doing permanent damage to the environment. अच्छा जी, होता ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है। ट्रम्प हैं आप, डोनाल्ड ट्रम्प हैं। अच्छा, अब एक बात समझ लें, ठीक है ये आपने आर्ग्यूमेंट सुन लिए, दोनों जगह मौजूद होते हैं, आपको इन आर्ग्यूमेंट में से जो समझ में आता है, दोनों ही आपकी अपनी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड सही है, दूसरी साइड की वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना। प्राइसेस ऊपर जाती हैं, हाँ जाती हैं, कंज्यूमर छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, उसका हल निकालना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। एक चोर ने मेरी गाड़ी का शीशा चुराया जिसकी कीमत थी 20,000 रुपये, और मार्केट में उसको ले जाके बेच दिया 10,000 रुपये का, और शीशा निकालते हुए जो उसकी हाउसिंग थी वो भी तोड़ दी, 10,000 का प्लस लॉस। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? 40,000 का, नहीं 30,000 का। मेरा लॉस हुआ 30,000 का, उसका फायदा कितने का हुआ? 10,000 का। ये वैल्यू में से बीच में से 20,000 कहाँ चलेगा? जाया हो गए ना, ये जो जाया हो गए, किसी का नुकसान किसी के फायदे का बाइस बने, ओके। इकोनॉमिस्ट को ये फर्क नहीं पड़ता कि चोरी हुई कि डाका डाला, काम लीगल था या इलीगल था। इस टॉपिक के तहत इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि कम से कम इस बात को तो इंश्योर किया जाए कि अगर एक का नुकसान हो रहा है तो दूसरे का फायदा तो हो। एक अपना 10 के फायदे के लिए दूसरों का 500 का नुकसान कर दे तो ये 490 का कौन हिसाब देगा? चलो आपने अपने 10 के फायदे के लिए किसी का 10 का नुकसान कर दिया, क्योंकि वो ये देखते हैं कि टोटल सोशल वेलफेयर कितनी है। अब्दुल्ला भाई लेट सपोज वेलफेयर को कोई नंबर देते हैं,
अब्दुल्ला भाई के पास 100 वेलफेयर है, जवा भाई के पास 100 वेलफेयर है, अरूज बाजी के पास 100 वेलफेयर है, शहबाजी के पास 100 वेलफेयर है, मेरे पास 100 वेलफेयर है, टोटल 500। सोसाइटी की वेलफेयर कितनी है हमारी? 500। अब्दुल्ला भाई ने जव्वार भाई को ऐसी लात मारी, उनकी टांग टूट गई। अब्दुल्ला भाई को मजा इतना आया कि उनकी वेलफेयर 100 से 110 हो गई, लेकिन इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इनकी वेलफेयर 100 से 50 रह गई। एक इन्होंने अपने 10 बढ़ाने के लिए हम सबके सोसाइटी के 40 गिरा दिए। इनके 10 लेके ये 10 बढ़ा लेते तो टोटल सोसाइटी के उतने ही रहते। जवा भाई के पास एक पेन था, बहुत खुश थे उस पेन से, 100 एंजॉय कर रहे थे। अब्दुल्ला भाई ने पेन चुरा लिया। अब्दुल्ला भाई 110 एंजॉय कर रहे हैं, जवाहर भाई 90 एंजॉय कर रहे हैं। ये ओके था। हालांकि लीगली इसमें भी मसला है, लीगली इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा ओवरऑल लॉन्ग रन में, बिगर पिक्चर में, कि अगर एक का नुकसान दूसरे का फायदा बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन अगर एक का नुकसान जितना हो गया उससे कम दूसरे का फायदा हुआ तो ये आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसी प्रॉब्लम का नाम होता है एक्सटर्नैलिटी। क्या होता है? अब जरा आप मुझे री एक्सप्लेन कर दें, एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। आइए, बहुत आसान सा किसी टर्म है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, तो मुझे उर्दू में आसानी से बात समझा दें कि एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। जी। एक्सटर्नैलिटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट्स। तो एक्सटर्नल कॉस्ट वो होती हैं जो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से दूसरे लोगों को पे करनी पड़ती हैं, हाँ, और एक्सटर्नल बेनिफिट्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस की वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। अब ठीक जैसे है। आपने एक फैक्ट्री खोली है तो उसकी एक एक्सटर्नल कॉस्ट है, एक तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, वो आपके बेनिफिट है, और लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट उसकी ये है कि इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है। और इसी तरह मिसाल ले लें कि आपने कोई इस तरह की मुहिम शुरू की है कि आपका बिज़नेस ये है कि लोगों को आप वो करें, यानी कि इस एनजीओ है आपकी या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस फैला रही है, तो लोगों में अवेयरनेस फैला रही है, तो उसका एक्सटर्नल बेनिफिट होगा ये कि वो लोग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों को सपोर्ट करें। या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने जो इकोनॉमी फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करें। प्रोडक्ट का इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना इस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है, ये समझिए। अच्छा, पहले तो जो मैंने बताई थी बात, अभी आप बुक पे चले गए आप लोग वापस, जो मैंने बात बताई थी कि एक्सटर्नैलिटी की वर्स सिचुएशन क्या है कि किसी का फ़ायदा ऐसा हो जिससे जितना उसको फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा दूसरे को नुकसान हो जाए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? मैंने आपका नुकसान किया 10 का और मेरा फ़ायदा हो गया 5 का, तो ये 5 ज़ाया हो गया इकोनॉमी में। ये समझ में आ रही है बात? इसकी कैलकुलेशन का तरीका ये है कि वो कहते हैं कि अगर एक मैंने फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री को लगाने की एक प्राइवेट कॉस्ट आएगी। प्राइवेट कॉस्ट क्या होगी? उस फैक्ट्री को लगाने का जो भी खर्चा होगा वो मेरा बिजनेस का प्राइवेट खर्चा होगा। इसी तरह से उस फैक्ट्री से कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, वो प्रॉफिट, लेट सपोज उससे जो कमाई हो रही है मेरी प्रॉफिट है, तो ये प्राइवेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? लेकिन उसी फैक्ट्री के लगने की वजह से पूरी सोसाइटी को भी कोई नुकसान हो रहा होगा, पोल्यूशन के केस में, या और भी कोई नुकसान हो सकता है, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या पॉसिबल नुकसान है। लेकिन नुकसान इसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा था। और आपकी फैक्ट्री लगने की वजह से किसी को कुछ फायदे भी हो रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल रही होगी, और कोई रोड बना दी होगी आपने अपनी फैक्ट्री तक के लिए, कोई हो सकता है कोई फायदा हो रहा हो, तो एक्सटर्नल बेनिफिट भी हो रहे होते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉफिट और एक्सटर्नल प्रॉफिट को मिला लें और प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को मिला लें, तो ऐसा ना हो कि कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से ज़्यादा हो। इसीलिए मैंने पहले इसको आसानी से समझाया था कि कोई भी ऐसा काम ना हो कि जिसकी दूसरों को जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे ज़्यादा है। आप अपनी खातिर दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है कर लें,
लेकिन अपनी खातिर दूसरे का ऐसा नुकसान ना कर लें कि जो कि आपका फायदा भी ना बन सके। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अब ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को मिला लेते हैं। आपकी आपकी फैक्ट्री को क्या कॉस्ट पड़ी, दुनिया को आपकी वजह से क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, आपकी फैक्ट्री का आपको क्या फ़ायदा है और दुनिया को आपकी फैक्ट्री से क्या फ़ायदा है। तो आपकी फैक्ट्री का फ़ायदा आपको और दुनिया को मिला के उसकी कॉस्ट आपकी और दुनिया की कॉस्ट से कम होना चाहिए, मतलब फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि सोशल कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। हाँ, जिसको आप नहीं, आपकी फैक्ट्री खोलने की वजह से किसी दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट। आपकी फैक्ट्री की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, आपकी फैक्ट्री खोलने से आपको कोई नुकसान हो रहा है, आपको कोई कीमत अदा करनी पड़ रही है। पहले बैंक में 50 करोड़ थे, अब 10 करोड़ रह गए, 40 करोड़ कहाँ गए, फैक्ट्री में लगा दिए, ये आपकी कॉस्ट है। आपकी फैक्ट्री खोलने की वजह से आपके आपके इलाके वालों को कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, रात देर तक शोर की आवाज़ आती है, कॉस्ट है। बात समझ आ रही है? जो लोग आपकी प्रोडक्ट की कीमत अदा कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है आपकी फैक्ट्री खोलने की वजह से आपके आसपास या आपके अलावा लोगों को भी कोई ना कोई मसला हो सकता है, इन्वायरमेंट में कचरा आना शुरू हो गया, या कॉस्ट है जो दूसरे बेयर कर रहे हैं, ये आपको नहीं बेयर करनी पड़ रही, दूसरों को बेयर करनी पड़ रही है, एक्सटर्नल कॉस्ट। इसी तरह से एक है प्राइवेट प्रॉफिट, प्राइवेट बेनिफिट, कि आपने प्रोडक्ट बेचा, प्रॉफिट कमाया, ये आपका प्रॉफिट है। एक एक्सटर्नल प्रॉफिट भी है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रॉफिट किसे कहेंगे, जैसे एक्सटर्नल कॉस्ट की बात हुई थी, अब बताइए आपके पास एक्सटर्नल प्रॉफिट क्या होगा। दीजिएगा माइक, दीजिएगा इनको। जी, क्या कह रही है? जिन लोगों को फैक्ट्री खोलने से नुकसान हुआ था उनको फायदा बचा। जिन लोगों को नहीं, बल्कि फैक्ट्री के ओनर के अलावा बाकी लोगों को, जो उसके उससे एक्सटर्नल हो गए ना, एक है प्राइवेट जो मैं हूँ और एक एक्सटर्नल जो मेरे अलावा है। तो फैक्ट्री के अलावा जो लोग हैं, फैक्ट्री के मालिक के अलावा जो लोग हैं, अगर उनको फैक्ट्री से कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा पहुँच रहा है, उसके मेन जो भी फंक्शंस हैं उसके अलावा भी कोई फ़ायदा पहुँच सकता है, तो क्या फ़ायदा पहुँच सकता है बताइएगा फैक्ट्री खुलने का, नुकसान बता सकती हैं अभी आपने जैसे बताया क्या? था कि नॉइस पोल्यूशन होगी। अच्छा ठीक है, फ़ायदा कोई बता सकती है फैक्ट्री खुलने का, वो भी मैंने ही बताया था। फ़ायदा ये हो सकता है कि फैक्ट्री खोली थी मैंने ब्रेड बनाने की, आसपास के लोगों की इनकम बढ़ गई, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में मुलाजमत के मौके मिल गए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, खोली नहीं थी इसलिए फैक्ट्री, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है, दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। फैक्ट्री खोली थी ब्रेड बनाने के लिए, और एक और मिसाल दी थी मैंने कि जब मैंने फैक्ट्री बनाई, सड़क बना दी, मैंने कहा यार यहाँ तक कोई रोड ही नहीं आ रही, मैं सड़क बना देता हूँ। मैंने फैक्ट्री खोली, गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीएमटी लगा दिया मेरी फैक्ट्री को बिजली पहुँचाने के लिए, उस पीएमटी से पूरे शहर को फ़ायदा हो रहा है, पूरे इलाके को फ़ायदा हो रहा है। तो आपकी फैक्ट्री खोलने से आपका फ़ायदा और दूसरों को जो फ़ायदा हो रहा है, दोनों को मिलाना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत आपकी वजह से जो आपको नुकसान हुआ, या जो भी आपने कॉस्ट बेयर की, और जो दूसरे आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। तो आपका और दूसरों का फ़ायदा मिला लें तो उसको कहते हैं सोशल बेनिफिट, आपका और दूसरों का कॉस्ट मिला लें तो उसको कहते हैं सोशल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट शुड बी मोर देन सोशल कॉस्ट, और एटलीस्ट इक्वल, बहुत से बहुत अगर हो तो कम से कम इक्वल हो, लेकिन बेहतर ये है कि वो काम किए जाएँ जो सोशली बेनिफिशियल ज़्यादा हो बनिस्बत सोशली कॉस्ट ज़्यादा हो उसकी। बात समझ आ रही है? जी।
इस पे छोटी सी केस स्टडी है, ये केस स्टडी देख लेनी चाहिए, इसको हम अभी देख लेते हैं। मैं तस्वीर भी खींच लेता हूँ और आप लोग इसको निकाल लें, तो हम इनको भी दिखा देते हैं ऑनलाइन वालों को और आप लोग भी देख लें। पेज नंबर 342। देख लिया आप लोगों ने? जी, कौन पकड़ेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? जी, a business is producing chemicals, plans to open a new factory. It has chosen a site which it believes is the most profitable one. In coming to this decision, the managers considered only the cost and benefits of the business itself. These are called the private costs and private benefits. These are likely to be as follows. देख रहे हैं आप लोग? लैंड की कॉस्ट निकाल ली उन्होंने, कंस्ट्रक्शन निकाल ली, लेबर निकाल ली, रनिंग द प्लांट निकाल ली, ट्रांसपोर्ट निकाल ली, प्रॉफिट्स निकाल लिए, मनी मेड फ्रॉम द सेल ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स. Unfortunately, the site chosen is near a housing state. It is currently part of a park used by local residents. यहाँ पे पार्क था, यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स पे खेलते कूदते थे, यहाँ इन्होंने बना ली. वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री विल बी tipped into local rivers or quarries. The factory will create a lot of noise and fumes. The area is one with a high level of unemployment. People's income are below the national average. अब देखें दोनों तरह के हो बता दिए इन्होंने, वार कर रहे हैं अब इसमें. इस फैक्ट्री खुलने से नुकसान भी होगा और कुछ फ़ायदा भी नज़र आ रहा है मुझे तो. आपको आ रहा है नज़र? Before deciding whether or not to grant planning permission, the government will also consider the external costs and external benefits, that is the impact on the rest of the society other than the business itself. External costs जो उन्होंने estimate किए हैं हमारे लिए वो ये किए हैं. Waste products will cause pollution, smoke and fumes will cause pollution, parkland cannot now be used by local residents, noise from the factory is a problem. Benefits हैं, external jobs create होंगी, other businesses इस इलाके में और आएंगे, उससे भी इम्प्रूवमेंट आएगी बिजनेस एरिना में. केमिकल फैक्ट्री टैक्सेस पे करेगी जिससे गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स पे और अच्छी जगहों पे खर्च कर सकती है, पार्क्स पे खर्च कर सकती है. अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो उसके सारे कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करेगी और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है. क्या कहलाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने को कहेंगे अगर आपको, तो आप क्या करेंगे? सारी प्राइवेट कॉस्ट देखेंगे, सारी एक्सटर्नल कॉस्ट देखेंगे, सारे प्राइवेट बेनिफिट्स देखेंगे, सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स देखेंगे, उनको मिला के फैसला करेंगे कि क्या ये सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स के मुकाबले में कैसी रही. ठीक है, तो ये बात हो गई, समझ में आ गई आपको? अब आगे एक टर्म दी है जो आजकल बहुत इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत यूज़ होती है. इकोनॉमिक्स में तो आप ये बहुत यूज़ करेंगे जवाब लिखते वक्त. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हाँ भाई, कोई है अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, पढ़े बगैर बता सकते हैं? आपने ओवन में वो दिया हुआ है ज्योग्राफी का पेपर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं जो कि वैसी डेवलपमेंट जो कि आगे मुस्तकबिल में किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर. अच्छा, लव सस्टेनेबल का मतलब बताएं ना पहले, आसानी हो जाएगी आपको.
सस्टेनेबल जो कि बर्दाश्त किया जा सके। बरकरार रखा जा सके जिस चीज़ को। तो अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाना शुरू किया, थोड़ी देर में लोग मरना शुरू हो गए, तो आप वो बरकरार नहीं रख सकेंगे ना अपनी उस डेवलपमेंट को। ऐसी डेवलपमेंट जिससे मुल्क तबाह हो जाए, ऐसी डेवलपमेंट जिससे कि नुकसानात इतने हो जाएं कि आपको बंद करनी पड़ जाए, ऐसी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं रही। तो इसकी बैकग्राउंड ये, इस लफ्ज़ का बैकग्राउंड ये कि डेवलपमेंट वो हो जो मुस्तकिल मिजाजी से होती चली जाए, बजाय इसके कि वो अचानक से आपने डेवलपमेंट की, फिर आपको चलो ओहो ये तो पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, तबाही मचा दी, फिर बंद करनी पड़ गई। सस्टेनेबली चीज़ों को बढ़ाएं। इसी तरह से जब आप पॉलिटिकली कोई इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं तो यही कहा जाता है कि अगर तो आपको पॉलिटिकली इम्प्रूवमेंट लानी है तो सस्टेनेबली लाएं। इसका मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा नारा ना लगाएं कि एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 2-4 महीने, 1 आध साल चले, उसके बाद फिर आप खुद फंस जाएं कि मैंने क्या कह दिया था। अब इतने ज़्यादा मेरा सिचुएशन मुश्किल हो गई कि मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, अपने लिए खुद मुश्किल क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप अपने घर में सोच लीजिए, हर सिचुएशन में इसी तरह से देखना चाहिए कि जो फैसला मैं कर रहा हूँ क्या वो सस्टेनेबल है। मैंने एक रूटीन बढ़ाया पढ़ाई का, एक बच्चे ने पढ़ाई का रूटीन बनाया। पढ़ाई का रूटीन था कि मैं रात को 3 बजे सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा, फिर कॉलेज से वापस आऊँगा, फिर ट्यूशन पढ़ाऊंगा, घर आऊँगा, ट्यूशन पढ़ूंगा, फिर और ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ तक के 12 बज जाएंगे। 12 बजे अपना पढ़ूंगा, 3 बजे तक अपना पढ़ूंगा, 3 बजे सोऊंगा, 6 बजे उठूंगा, कॉलेज थोड़ी पढ़ाई करूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा। अब ये कितने अरसे चलेगा? दिन में 3 घंटे सोना कितने दिन चलेगा? तो मैंने 2 साल चलाया है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। आपकी सेहत का जो लॉस होता है ना, आपकी जो आदत का भी एक लॉस है, इसमें एक आदत का भी बड़ा लॉस है। आदत क्या है? आदत ये है कि मैं अपने आप को ओवरबर्डन करके काम निकाल लूँगा, ये आदत बन जाती है। फिर आपको इवेंचुअली इसमें बाद में भी नुकसानात होते हैं। आपको आदत ये होनी चाहिए कि आप जो है वो एक रेगुलर रूटीन के अंदर रहते हुए आहिस्ता 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 ग्रेजुअली काम को मुकम्मल करने की आदत डालें, बजाय इससे कि ओवरबर्डन करके करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के टॉपिक ही नहीं है, बल्कि ओवरऑल हमें हर जगह इस बात को ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे मुल्क में अगर गवर्नमेंट ये देख रही है कि मुल्क में डेवलपमेंट यानी तरक्की, मुल्क की तरक्की सस्टेनेबल रहे, तो उसके लिए मुल्क ऐसी चीज़ें यूज़ करे जो कि सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वन जवार भाई, यूज रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स को मुकाबला करना पड़ेगा। क्या हर मुल्क को सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके ही वो निकल आएगा, बड़ा ज़बरदस्त काम कर लेगा, सस्टेनेबल हो जाएगा? बाज़ मुल्कों में रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो गई है। इस बात पे बात कर लें चलें। आपने जो बिजली बना रहे थे वो आप पेट्रोल से बना रहे थे। आपने कहा कुछ अरसे में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा दुनिया का। नंबर 1 तो सस्टेनेबल नहीं है इससे बनाना। नंबर 2 इसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, लोगों को सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग ही मर जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो सस्टेनेबल नहीं है। आपने कहा कि हम पेट्रोल से बिजली नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा मैं सोलर पैनल लगाऊंगा, और ये सोच के कहा कि सोलर पैनल बहुत सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहा। किसी मुल्क ने कहा मैं विंड वो लगाऊंगा, टरबाइन लगाऊंगा, क्योंकि वो पेट्रोल यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, सबसे पहले तो सोलर पैनल बनाने के वक्त जितना फ्यूल खर्च हुआ, जितनी पोल्यूशन हुई, वो शायद बिजली बनाने की पोल्यूशन के करीब करीब ही आ गई। ऐसा हो सकता है, तो नहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन क्या आप आंखें बंद करके सोच लेंगे बस सोलर पैनल यूज़ कर लो? नहीं। अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है तो आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं सोलर पैनल जिस तरीके से बनता है, जिस रास्ते से होके आता है, आखिरकार उसमें इतना फ्यूल खर्च होता हो जितना कि बिजली बनाने में खर्च हो जाता हो। आपने कहा नहीं, उतना नहीं होता, क्योंकि सोलर पैनल 20 साल चलता है। 20 साल बाद जब सोलर पैनल ख़राब हो गया तो उसको फेंका तो पता चला उसमें तो ऐसे ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स हैं जो कि पूरी लाइफ को डैमेज कर देंगे अर्थ की। अब ये सोच रहे हैं कि वो जो फ्यूल बर्न करने से कार्बन इमिशन की वजह से लाइफ को जो डैमेज हो रही थी वो ज़्यादा है, या सोलर पैनल को जब आप फेंकते हैं तो उसमें से जो
चीज़ें निकलती हैं उसकी डैमेज ज़्यादा है। तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स कि बस आसान है रिन्यूएबल्स पे आ जाओ खाली। रिन्यूएबल पे आना आसान नहीं है। दूसरा, रिन्यूएबल हर वक्त आपको सप्लाई कर भी नहीं रही ना, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको सपोर्ट नहीं कर रही। हवा कभी चलती है कभी नहीं चलती है, आप बिजली भी ऐसे यूज़ करें, ऐसा होता है क्या? पानी कभी आपको चाहिए कभी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, जब चाहिए तब चाहिए। फिर तो आप शोर लगाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, अम्मी पानी नहीं आ रहा मोटर चलाएं, ठीक है, आई एम स्टक इन द वॉशरूम। जब चाहिए तब चाहिए। बिजली है थोड़ी कि रात को बिजली नहीं आएगी, फिर अगर आप रिन्यूएबल पे जाएंगे, सोलर पे चले जाएंगे, रात को बिजली नहीं आएगी। ये नहीं तो फिर बैटरी लगाएं, बैटरी लगाएंगे, बैटरी खुद इतनी बड़ी पॉल्यूटेंट है कि वो सारा का सारा बात फेल हो गई, सब बेकार हो गया। सोल्यूशन है इसके, कुछ लोगों ने सोल्यूशन भी किए, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने नेचुरल बैटरीज बनाई हैं, क्योंकि दिन के वक्त सोलर एनर्जी इतनी बनती है, लेकिन वो स्टोर नहीं हो सकती। रात के वक्त चाहिए होती है, बन नहीं रही होती। उसका सोल्यूशन कुछ लोगों ने किया है कि उनके उस इलाके में उसका टेरेन ऐसा है कि तकरीबन 200 फुट ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा डैम बना लिया, और नीचे भी एक तालाब है। सारा दिन बहुत बिजली आती है, उस बिजली की एनर्जी लोगों को भी देते हैं, और एक्स्ट्रा बिजली को से नीचे वाले तालाब का पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर वाले तालाब में। सारा दिन वो एक्स्ट्रा तालाब में पानी ऊपर चढ़ता रहता है, और उसके बाद फिर जब रात होती है तो ऊपर वाले पानी को आप नीचे खींचना शुरू कर देते हैं, उससे उससे उनकी जनरेटर चलते हैं, टरबाइन चलती है। नेचुरल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हो गई, नेचुरल एनर्जी इन्होंने बैटरी बना ली नेचुरली एक तरह से, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी एक मतलब सोचे ना इंसान तो रास्ता निकलता है आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल कॉस्ट बेनिफिट एनर्जी एनालिसिस होगा। आपने कहा रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर लो तो सस्टेनेबल हो जाएगी, कहीं होगी कहीं नहीं भी होगी, तो आपको उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए। ओके, दूसरी बात बताएं जी। जी अरम भाई, उसके अलावा क्या करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? रिसाइकल वेस्ट। वेस्ट को रिसाइकिल कर लें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेपर पेपर फट गया, खराब हो गया, दोबारा बन जाएगा, पेपर दोबारा बन जाता है, दरख्त काटने की जरूरत नहीं है। रिसाइकिल करना बहुत इजीली बहुत सी चीज़ों को बहुत कम कॉस्ट में उसी तरह उसी शक्ल में वापस ले आता है। मेटल के टीन के डब्बे हैं, दोबारा बन जाएंगे। टीन के डब्बे दुकान घरों से कलेक्ट कर लें, वो दोबारा वापस टीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको मेल्ट करें, फिर दोबारा से उसको तो नया प्रोडक्ट हर वक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक वेस्ट है तो वो भी रीयूज़ हो जाता है। तो रीयूज़ रिसाइकिल, देयर इज़ नो टू वर्ड्स अबाउट इट कि इस ये वाकई सस्टेनेबल बनाता है चीज़ों को, वरना आप बनाए चले जाएं पिछली का क्या करेंगे? द वर्ल्ड वुड बी अ डंप। जी नंबर 3, use fewer resources. कोशिश करें एफिशिएंट हों ताकि आप फ्यूअर रिसोर्सेज यूज़ करें। Develop new environmentally friendly इसमें आप products फ्यूअर and रिसोर्सेज lean कैसे यूज़ production. करेंगे? आपने पढ़ा है ना पीछे, लीन प्रोडक्शन, Yes. एलिमिनेट वेस्ट, काइजन करें। जी, Develop new environmentally एक्स्ट्रा लाइटें बंद कर friendly. दें, एक्स्ट्रा पंखे बंद कर दें, एक्स्ट्रा कंप्यूटर खुला बंद कर दें, जो चीज़ें एक्स्ट्रा चल रही हैं उनको ऑफ कर दें। छोटी छोटी बातें, ब्रश करते वक्त पानी का नल का बंद कर दें, जिस वक्त साबुन लगा रहे हैं उस वक्त शावर ऑफ कर दें, छोटी सी बात। सवाब की बात भी है, हमारे मज़हब में तो हर तरह की वेस्टफुलनेस से बचना बहुत सवाब भी है, तो वेस्टफुलनेस से बचें। जी आगे चलें, सॉरी। Develop new environmentally friendly products and production methods. प्रोडक्शन मेथड्स को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करने की कोशिश करें, और प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आएँ जो कि इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल हु वांट टू अर्न प्रॉफिट, ये निकलते रहेंगे रास्ते ऐसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही होंगी लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा दे रही होंगी, तो लोग कहेंगे नहीं ये सही है, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स दे हैव गिवन, आर दे ऑल द पॉइंट्स दैट वर पॉसिबल? नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अब और भी सोच सकते हैं, अपने पास से भी कुछ निकाल सकते हैं। यार ऐसा कर ले तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो जाएगी। एजुकेट करें, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ इन्होंने। आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो आपके डंडा चलाते रहेंगे, जहाँ आप इधर से उधर देखेंगे लोग फिर वही हरकत करेंगे। एजुकेट करें, अपनी नेशनल कल्चर बना लें, प्रिजर्व करना, रिसाइकिल करना, वेस्टफुलनेस नहीं होना,
ये नेशनल अपना कल्चर बना लें। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एजुकेट एंड मेक कल्चर। हम तो नहीं फेंकते कचरा बाहर भी, हम लोग नहीं फेंकते, हम तो अच्छे लोग हैं। हम लोग जो है वो वेस्टफुलनेस नहीं करते, हम तो पानी नहीं खोलते एक्स्ट्रा, हम तो ये नहीं करते। ठीक है। बिजनेस, मैंने जैसे आपको बताया था, बिजनेस कब सोचता है कि मुझे फैसला करना है कि मैं वेस्टफुलनेस ना करूं, मैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से बनाऊं। बिजनेस ये फैसला कब करता है? मैंने बिल्कुल सबसे पहली बात ये की थी। क्या बात की थी? दो लोग उसको मजबूर करते हैं। गवर्नमेंट मजबूर करती है, कंज्यूमर्स मजबूर करते हैं। कंज्यूमर्स में ही एक एक और शुबा होता है, उसको आप कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। और मैंने बताया कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। इसमें बाइकआउट किया जाता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाता, और फर्क पड़ता है उससे। पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत सस्ती मक्फलरी खाई है, क्यों? लोगों ने मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट कर दिया था, मक्फलरी उनको सस्ती करनी पड़ गई, तो फर्क पड़ता है। वापस महंगी हो गई, लोगों ने बाइकआउट कम कर दिया, उनको वापस से महंगी कर दिया। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का भी काम है कि वो भी देखती है कि भाई जो काम नया बिजनेस हो रहा है या पुराना जो चल रहा है वो लोगों को तकलीफ दे तो नहीं है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो वापस से ज़रा माइक घुमाते हैं अब्दुल्ला भाई, पेज नंबर 345। हाउ गवर्नमेंट मेक्स थिंग्स इलीगल, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? लोकेटिंग इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया सच एज नेशनल पार्क्स। गवर्नमेंट कहती है यहाँ नहीं खोलो, लोकेशन को इलीगल कर देती है। काम ठीक है लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये एक बहुत शोर वाला काम करो, तुम्हारी फैक्ट्री बहुत शोर प्रोड्यूस करती है, तुम जो वो रेजिडेंट एरिया के करीब नहीं खोलोगे। काम ठीक है, कहीं और कर सकते हो, यहाँ नहीं करोगे। तो बाद औक़ात लोकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट उसको लीगल कर देती है। और dumping waste products into rivers or the sea. आपके जो आउटपुट है, वेस्ट आउटपुट जो है, वेस्ट आउटपुट को गवर्नमेंट कहती है प्रोसेस करके निकालो। क्या मतलब हुआ प्रोसेस करके निकालो? जी साहब आज इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने जुमला बोला, गवर्नमेंट कहती है अपने वेस्ट आउटपुट को प्रोसेस करके निकालो, इसका क्या मतलब हुआ? इंग्लिश में है, वैसे उर्दू में कर दूं? अच्छा बताएं, क्या क्या समझ रही हैं आप? अपने वेस्ट आउटपुट को प्रोसेस करके बाहर निकालो, इससे क्या मुराद हुई? माइक देने इनको, माइक के बगैर बोल रहे हैं जी, मुंह के करीब करके। क्या कह रही थी? वेस्ट में जो भी इन्वायरमेंटली डेंजरस हार्मफुल चीज़ें हैं उसको अलग करके फिर waste। हाँ, गवर्नमेंट ये कह रही है, हम ये समझते हैं कि वेस्ट तो निकलेगा ना, आप खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाना ही खाते चले जाएंगे। फैक्ट्री के अंदर इनपुट्स जाएंगे तो आउटपुट तो आएगा, उसमें से कुछ काम का आउटपुट होगा, कुछ वेस्ट होगा, वेस्ट निकलेगा। गवर्नमेंट कह रही वेस्ट तो निकलेगा लेकिन वेस्ट को प्रोसेस कर लो। जैसे कि उन्होंने कुछ लॉज लगा दी, आपकी फैक्ट्री में से इतने पर लीटर जो पानी बाहर आ रहा है, पर लीटर उसमें इतना कंटामिनेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको फिल्टर करना पड़ेगा। आपको फिल्टर आउट करोगे, उसको प्रोसेस, कंटामिनेशन को सॉलिड शक्ल में बाहर निकालोगे, उसको डब्बों में पैक करके किसी जगह ज़मीन खोद के अंदर दफन करना होगा फिर आपको, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट इस तरह की रेगुलेशन लगाती है कि आप जो बाहर कंटेमिनेशन निकाल रहे हैं वो इतने से ज़्यादा ना। आपकी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसमें पार्टिकल पर स्क्वायर मीटर कुछ ऐसा कुछ होता है कि इतनी जगह में जो आपने गैस निकाली, पर क्यूबिक मीटर, सॉरी, पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर, इतनी जगह जो गैस निकाली आपने, उस गैस में इससे ज्यादा पोल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, मैंने एक और बात बताई आपको, वेस्ट
वेस्ट आउटपुट को प्रोसेस करो भाई, अपने डायरेक्टली बाहर मत फेंको, एज इट इज मत फेंको। हो सकता है जैसे कि अच्छे छोटी सी मिसाल है, आपके वेस्ट में एसिड निकल रहा है, आपके वेस्ट में से एसिडिक केमिकल निकल रहा है, क्या करना चाहिए सबा? उसमें बेस मिला दें, न्यूट्रल होके निकल जाएगा। ये प्रोसेस आप कर लें भाई, एसिडिक है तो बेस मिला लें। आपके फैक्ट्री में से बहुत गर्मी निकल रही है, क्या करें? आपकी फैक्ट्री से बहुत गर्मी है, स्टील मिल है आपकी, स्टील मिल मुसलसल जो है ना वो स्टील को गर्म करती है, जब गर्म हो जाता है तो ठंडा करने के लिए जिस पानी में रखती है, पानी फुल बॉयल होना शुरू होता है, गर्म बहुत है, स्टील मिल में बहुत गर्मी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट बाहर आ रही है आपकी फैक्ट्री से, क्या करें? उसका क्या करना चाहिए? ठंडे इलाके में खोल लें, वहां ग्लोबल मेल्टडाउन करा दें। जी, गर्म पानी से बिजली बना लें, बॉयलर लगा हुआ है, उस पानी की से स्टीम बन रही है, स्टीम से इंजन चला है, इंजन से बिजली बना लें। तो जितनी भी स्टील मिल होती हैं वो बिजली खुद प्रोड्यूस करती हैं अपनी, इसीलिए क्योंकि उनके पास जो स्टील को हॉट करने के बाद जब कोल्ड करना होता है तो पानी से करते हैं, पानी से कोल्ड करते हैं, पानी बॉयल होता है, उस बॉइल्ड पानी से बिजली बनाते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं ना, अक्लमंदी के तरीके से चल सकते हैं। गवर्नमेंट और क्या चीज बैन कर सकती है, कौन बता रहा था? उरूज बाजी? बताइए। पेज नंबर 345, पॉइंट नंबर 3 पढ़ के सुनाना है खाली। Making products that cannot easily be recycled. जो रिसाइकिल नहीं हो सकते वो प्रोडक्ट बैन कर देगा मैं। भाई आप रिसाइकिलेबल प्रोडक्ट बनाएं, रिसाइकेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएं। तो अब एक तो गवर्नमेंट बैन कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फाइनेंशियल आपके ऊपर एक कॉस्ट लगा सकती है। आप अगर 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर एयर में पोल्यूशन फैलाएंगे तो $10 चार्ज है, 2 ग्राम फैलाएंगे तो $40 चार्ज है, 3 ग्राम फैलाएंगे तो $100 चार्ज है। चार्ज कर लेगा गवर्नमेंट, सिर्फ बैन करने से मसला हल नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट चार्ज कर ले, ताकि उन्हीं पैसों से फिर उन चीज़ों को रिसाइकिल करने में या उसके बेनिफिट्स क्रिएट करने में, खर्चा करने में आसानी हो। एक बहुत अच्छा सा रिवीजन समरी दी हुई है पेज नंबर 346 पे इन्हीं सारी बातों की। नंबर 1। दूसरा, पीछे हम कुछ एक्टिविटीज़ पीछे और आगे दोनों छोड़ के आए। 28.2 एक्टिविटी बच्चों से करवानी है और उससे पीछे वाली कर ली हमने। 28.1 2 3 4 चारों एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी है ताकि कि ये चैप्टर इनको समझ में आ गया या नहीं आया इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके। नंबर 1। और आखिर में जो है वो 28.5 भी बड़ी अच्छी सी डिस्कशन पॉइंट्स के साथ एक इन्होंने दिया हुआ है, इसको भी ज़रूर देखना है। ठीक है, हम अपनी आखिरी बात इस चैप्टर से मुताल्लिक़ करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। कुछ बातें होती हैं जो एथिकल होती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने उन एथिकल बातों को भी लीगल बनाना शुरू कर दिया है। एथिकल का क्या मतलब है? भाई जवार भाई मुझे कम पैसे देते हैं फीस में, अब्दुल्ला भाई ज़्यादा देते हैं। जवार भाई ने कहा सर डिस्काउंट कर दें, मैं तो सिर्फ जो है वो 10% फीस दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो यार दे दो। अब्दुल्ला भाई 100% फीस देते हैं। अब जब अब्दुल्ला भाई पढ़ने आ रहे हैं मैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, जवार भाई को कम दे रहा हूँ। फिर मैंने उनको एंटरटेन किया ही क्यों था? अगर मैंने कम फीस पे रख लिया था तो एथिकली मुझे क्या करना चाहिए? बराबर टाइम देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा और इस पर मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेसेस करते हैं जिसमें कि आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं कर तो सकता हूँ लेकिन क्या मुझे करना चाहिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता उन एथिकल चीज़ों को भी गवर्नमेंट लॉज के एम्बिट में ला रही है, क्योंकि जब लोगों पे छोड़ दिया कि बेहतर है कि तुम्हें करना चाहिए लेकिन बिजनेस नहीं करते, फिर तो वे गवर्नमेंट ये कह रही है ठीक है फिर हम लॉज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साहबाजी पेन रखिएगा बेटा प्लीज़।
नहीं बनाया करें हाथ पे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो हायरिंग करनी है, स्टाफ की हायरिंग करनी है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ वाइट अमेरिकन्स को ही हायर करूँगा, अमेरिकन्स ऑफ कलर्स को मैं हायर नहीं करूँगा, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो। तो ये क्या होगा, आप कर सकते हैं, लेकिन ये एथिकल बात नहीं हुई ना। भाई जो कॉम्पिटेंट है उसको जॉब पे रखें, ये कि आप नस्ल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। ये अमेरिका में ये मसला देखा जाता है। तो फिर क्या किया उन्होंने, एथिकली बिजनेस को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बिजनेस ये कर रहा था। एथिकली उनके सोसाइटी में ये कि भाई मर्द हो या औरत हो बराबर से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, लेकिन बिजनेस ये कर नहीं रहा था, अपॉर्चुनिटी बराबर से दे नहीं रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ बना दिया। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आप मुझे दूसरों से फर्क करके ट्रीट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन फॉर विमेन, डिस्क्रिमिनेशन फॉर जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन फॉर कलर, रेस, जो भी जिस भी किस्म की, अगर आपका बिहेवियर एक के साथ मुख्तलिफ है और दूसरे के साथ मुख्तलिफ है तो गवर्नमेंट ने लॉ ही बना दिया इसको कि फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और फिर उसको रखना ही पड़ेगा, शक्ल भी उसकी देखनी पड़ेगी, जिसको निकाला था इसको नहीं रखा था, एक तो रखा भी नहीं, लड़ाई भी की उससे, फिर देखना भी उसी को पड़ेगा, वापस आएगा वो। तो ये बड़ी टफ हो जाती है सूरत हाल। तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज इट्स विल ऑन एथिकल इश्यूज एज वेल, लेकिन अच्छा बिजनेस वो होता है जो एथिकल इश्यूज को खुद ही हैंडल कर ले, उनको अराइज ना होने दे। अब एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं फटाफट से देख लेते हैं, तो फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जी सहबाजी से शुरू करते हैं। जी सहबाजी, पहला एथिकल इश्यूज जो बिजनेस को मोरली फेयर ना होने में की तरफ ले जा सकता है, पहला क्या है, Taking or offering bribes to government officials or हर तरह people की working- ब्राइब्स देना या लेना। आपने अपना काम कर रहे थे, गलत तरीके से कर रहे थे, आपने जो है वो रिश्वत दे के काम चला लिया, ब्राइब्स आर अनएथिकल। ओके, और उरूज बाजी, child labor. चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर अगर इलीगल है आपके मुल्क में तब तो वैसे ही इलीगल है, लेकिन आपके मुल्क में चाइल्ड लेबर इलीगल नहीं भी है तो भी आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उस लेबर को एम्प्लॉई कर रहे हैं, हमारे मुल्क की स्पेशल सिचुएशन के ऊपर आप बात कर सकते हैं, ये आपको केस स्टडी में आ सकता है। सवाल दिया है ऐसा कि उसमें आ रहा है कि बंदा चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहा है, आप लिख दें चाइल्ड लेबर बहुत बुरा होता है, नहीं करना चाहिए। अब ये बताओ कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, जिनके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, जो इतने अनएजुकेटेड हैं कि वो पर कैपिटा इनकम उनकी इतनी कम है कि वो कमा भी रहे हैं, अगर फुल टाइम वर्क भी कर रहे हैं तो सबके खाने के लिए नहीं पैदा कर सकते। बाद लोग ऐसे हैं कि चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है ना, गवर्नमेंट तो किसी को पैसे नहीं दे रही खाने के, अपने खाने के खुद ही पैसे बनाने। चाइल्ड लेबर मना कहाँ होता है, जहां माँ बाप अपने मजे के लिए, अपने फायदे के लिए अपने बच्चे से काम करवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम पे भेज रहे होते हैं, ये सोच के गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं किया। ओके, अब देखें एक माँ बाप हैं जो 18-18 घंटे मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, फिर भी इतना नहीं कमा पा रहे कि अपने 6 बच्चों को पाल सकें, उनको खाना ही प्रॉपर दे सकें, उनको सैलरी इतनी कम मिलती है। एक बंदा जो है वो उनमें से जो मर्द है वो गार्ड की ड्यूटी करता है, 18 घंटे गार्ड की ड्यूटी करता है, उसको महीने के 30,000 मिलते हैं। खातून जो है वो मासी हैं, घरों घरों में जाके मासी का काम करती हैं, पूरे महीने के इनको 30,000 मिलते हैं। जिस घर में किराए पे रहते हैं उस घर का किराया 20,000 है, बिजली का बिल 12,000 आता है, गैस का बिल 4,000 आता है, पानी के बिल ये आता है वो आता है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्च आता है, पता चलता है महीने के आखिर में 10,000 रुपये बच रहे हैं दोनों मिला के भी, जिसमें खाना ही मुश्किल से पूरा हो रहा है, एजुकेशन तो हो नहीं सकेगी। गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल कर दो, वहां भी नहीं हो रही एजुकेशन। अब बताओ कि ये कहते हैं कि भाई ये बच्चे घर में पड़े पड़े। अच्छा, दूसरा मसला ये कि जब अम्मा और अब्बा दोनों 18-18 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं घर में, वो 6 बच्चे मिलकर क्या करेंगे,
पहले तो अपने घर में उधम मचाएंगे, फिर घर की चीज़ें ज़्यादा टूटेंगी तो मम्मा पापा कहेंगे बेटा बाहर चले जाया करो। अब वो बाहर वो नशा करें, वो अच्छे लोगों में बैठे हैं, गंदे लोगों में बैठे हैं, उनकी जो भी तरबियत हो रही हो ये भी वो इंश्योर नहीं कर सकते। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलाउइंग चाइल्ड लेबर, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि चाइल्ड लेबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको भी हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए ना। जैसे आंखें बंद करके सोलर लगा रहे हो भाई, सोलर लगाने का फायदा भी है कि नहीं है देखे बगैर, किस मुल्क में, किस इलाके में, कहाँ सोलर का फायदा है, कहाँ नुकसान है, आंखें बंद की बस सोलर लगा लो। तो इसी तरह से चाइल्ड लेबर बैन कर दिया आंखें बंद करके, अब वो बच्चे मुजरिम बन रहे हैं, नशे ही बन रहे हैं, वो जो है वो तरह तरह के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा है बनस्बत उस सोशल कॉस्ट के जो चाइल्ड लेबर में हो रही थी। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई इससे बेहतर नहीं था मैं किसी जगह पे अपने बच्चे को काम पे लगा देता। उसमें दो फायदे होते, नंबर एक ये मसरूफ हो जाता, नंबर दो ये कुछ इतने पैसे कमा के ले आता है कि खुद भी बेहतर खा लेता, अपने बहन भाइयों को भी बेहतर खिलाता, हम तो कमा ही रहे हैं, ये भी थोड़ा सा कमा लेता। और नंबर तीन, एजुकेट तो इसको होना नहीं है क्योंकि आप दे नहीं रहे फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही अच्छी एजुकेशन। जब उसको एजुकेट ही नहीं होना, जब हम फारिग करेंगे, जब ये चाइल्ड नहीं रहेगा, 18 साल का हो जाएगा, उससे उसको कुछ नहीं आता होगा, उस वक्त 18 साल के बच्चे को ले आके बोले ना किसी शॉप में कि भाई इसको छोटा रख लो, इतने बड़े को छोटा कैसे रख लें भाई, ये बात थोड़ी मानेगा इतनी जल्दी। 18 साल का लड़का ज़रा गुस्से वाला होता है, इतनी तमीज़ से बात नहीं मानता, उसको आदत ही नहीं होती बात मानने की, बदमाश है पहले, ये गुंडों में लफंगों में उठता बैठता है। तो इतने सारे मसले इस बात के पीछे हैं, तो इट इज़ नॉट इजी टू से कि जस्ट चाइल्ड लेबर बंद कर दें, बल्कि हमें फिर ये करना चाहिए कि हमें चाइल्ड लेबर से रिलेटेड पॉलिसीज लानी चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे को एम्प्लॉई कर रहे हैं तो उसके साथ आपका बिहेवियर ये होना चाहिए, उसको कम से कम इतनी इतनी सैलरी देनी चाहिए, उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि ना सिर्फ आप उसको एम्प्लॉई करें बल्कि दिन में रोजाना 2 घंटे निकाल के उसको एजुकेट करने का टाइम भी दे दें। तो कुछ ऐसा अगर कर लें तो फिर चाइल्ड लेबर में वो वाले नुकसान नहीं रहेंगे। तो सिर्फ चाइल्ड लेबर बंद ही कर देना हल नहीं है मसले का। अच्छा, इसी तरह से बाज़ औक़ात बिजनेस क्या करते हैं, किसकी बारी है भाई? जी आरम भाई। buy in supplies that have led to damage to the अब बज़ाहिर environment. तो किसी को नहीं पता, आपको अंदर से पता है कि जहाँ से मैं सामान उठा रहा हूँ वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं बनाया था उसने, आप उठा सकते हैं, कोई मना तो नहीं कर रहा। आप खुद नहीं बना रहे एनवायरमेंटली फ्रेंडली के अगेंस्ट, खुद नहीं जा रहे, लेकिन जिससे सामान उठा रहे हैं वो आपको पता है कि ऐसा कर रहा है, तो एथिकली आपको चाहिए कि आप, इससे कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन आपको रुकना चाहिए। जी Agree to fix high prices with competitors. जी, इस पे भी गवर्नमेंट का लॉ है, आपको पता है, एंटी कम्पेटिटिव ये प्रैक्टिसेस जो है ना, इन पे लॉ है बाकायदा, और एक इदारा बना हुआ है जो कि हर वक्त ये देखता रहता है कोई 4-5 इदारे मिलकर लोगों को लूटने की कोशिश तो नहीं कर रहे। आप भी पैराडोल बनाते हो, मैं भी पैराडोल बनाता हूँ, यानी पैरासीटामोल बनाता हूँ, ये पैरासीटामोल बनाता हूँ, ये पैरासीटामोल बनाती है, हमने कहा सब मिलके ना प्राइस 20 से 40 कर देते हैं। कंपटीशन नहीं है, जब सबने 40 कर दी सबको फ़ायदा है, कोई एक भी कम कर देता तो नुकसान होता, इसलिए सब पहले मिलके बैठे, उन्होंने मिलके कार्टेल बनाया, इसको कार्टेल कहते हैं, और उन्होंने प्राइस हाई कर दी, तो ये ख़तरनाक है, अच्छी बात नहीं है, अनएथिकल है। जी जो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या ओनर्स हैं उनको लार्ज पे आउट्स और प्रॉफिट की पेमेंट्स देना, साथ में अपनी वर्कफोर्स को भी रिड्यूस करना। ऊपर वालों को बहुत पैसे दे रहे हैं, नीचे वालों को निकाल रहे हैं, ये तो बहुत होता है, बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड है ये मसला। तो बाहर इसके इन्स एंड आउट्स हैं, अगेन हर बात पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ है कि आप ये सोच लें कि क्या हर वक्त ये बुरी ही चीज़ होगी। अच्छा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं बहुत से लोगों की वजह से, और ज़्यादा हो सकता है, उनको निकालना ही पड़ेगा। हाँ, ये लोग प्रॉफिट की राह में भटक रहे हैं। तो बहरहाल ये जो एथिक्स है ना, ये बिज़नेस को खुद भी सोचनी पड़ती है, हर चीज़ गवर्नमेंट लीगली लिखती नहीं है, लेकिन बिज़नेस को सोचना चाहिए कि हमारी वजह से प्रॉफिट हो रहा है सोसाइटी को भी या नहीं हो रहा। अब छोटा सा एक टेबल है, उसको करते हैं और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ज़रा किसकी बारी है? जवार भाई। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एथिकल डिसीजन एंड पोटेंशियल लिमिटेशंस ऑफ एथिकल डिसीजन हमने बताने हैं। एथिकल डिसीजन देने से फ़ायदे और मुश्किलात क्या आ सकते हैं? जी सबा जी, पहला पॉइंट। Consumers may be against buying clothing products made by children and increase purchases from company Y and reduce purchases from company X. ठीक है, कंपनी एक्स ने अगर
तो फ़ायदा ये हो सकता है कि आपने बता दिया जी हम तो चाइल्ड लेबर नहीं कराते, लोग आपसे ज़्यादा खरीदें। और क्या फ़ायदा हो सकता है? Good publicity about company Y's ethical decisions will provide free promotion. ओके, Company X may suffer from bad publicity. और क्या हो सकता है? Long term profits of company Y could increase. क्योंकि लोग लॉयल हो गए। और क्या हो सकता है? Some workers and investors may want to be linked to an ethical business. Company आपने Y अपना एक might स्टिकर may लगा find लिया, ऐसे वो नहीं होता एनवायरमेंटल फ्रेंडली का एक स्टिकर बना लिया, वो लगा हुआ है, तो जो आपसे खरीद रहा है उसको भी वो स्टिकर मिल रहा है, तो कह रहे हैं हाँ यार हम भी ये बिजनेस से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। फिर there is less risk of legal action being taken. ठीक है, लेकिन अरूजबाजी नुकसान भी हो सकते हैं कुछ आपको ज़्यादा एथिकल रहने के। Higher costs. Adult workers will be paid more than children ठीक workers, है, and कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, company-wise prices might have भाई to की be. प्राइसेस बढ़ जाएंगी, आप सस्ते में बेच रहे होगे, तो हो सकता है लोग इतने सेंसिटिव ना हो, लोग कहें भाई ठीक है सस्ता दो यार, बाकी सब छोड़ो। If consumers are only interested in low prices and यही not बात मैंने भी की आपसे। short-term profits of a company, Y might fall. ठीक है, It could be argued that in some countries, if children are not employed, the incomes of their families will fall to very low levels. अभी हमने इस पे काफ़ी बात की। ठीक है, तो ये कुछ अदर देन द बिजनेस इटसेल्फ डिस्कशन थी। द बिजनेस इटसेल्फ जो भी कुछ था, उसके अलावा कुछ डिस्कशंस थी जो हमने डिस्कस की, उनमें एक्सटर्नैलिटीज़ आ गई, सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट्स और एथिकल इश्यूज़, गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट के बैन करने के तरीके, गवर्नमेंट के टैक्स लगाने के तरीके भी कुछ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।